जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे राज्यपाल और राज्यपाल की शक्तियां। ठीक है, तो राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या है, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा समझने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां भी थोड़ा बहुत समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लें। केवल एक ही क्वेश्चन, एक ही फैक्ट बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, तो स्क्रीन पर देखें सबसे पहले, और इस स्क्रीन पर देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से आप देख लें, और सबसे इंपॉर्टेंट है, हो सके तो अपनी कॉपी में कहीं न कहीं लिख कर रख लें, क्योंकि आने वाली किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रूप में आएगा ही आएगा। राइट, तो देखें सबसे पहले स्क्रीन पर, तो यहाँ पर दिया है काशी के स्वामी शिवानंद पद्मश्री से अलंकृत। ठीक है, तो माननीय राष्ट्रपति के द्वारा इनको शिवानंद जी को पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। लेकिन जब स्वामी शिवानंद जब अंदर आए, जहां पर प्रधानमंत्री बैठे थे या फिर सभी लोग जहां पर बैठे थे, जहां पर उनको पुरस्कृत करना था, वहां पर आए तो उनके सामने घुटनों के बल बैठ गए और सभी को नमन किया। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये 125 साल के योग गुरु हैं, इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया, तो योग गुरु योग की शिक्षा देने की वजह से इनको ये दिया गया। राइट, तो इनकी विनम्रता को देख सकते हैं, और यहाँ से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करना है खुद को, और खुद में उतारने की कोशिश करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये था, और इसके बाद में अब स्टार्ट करते हैं राज्यपाल की शक्तियां। तो राज्यपाल की शक्तियां यहाँ पर कितनी होती है, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां होती है ठीक वैसे ही राज्यपाल की शक्तियां होती है। ठीक है, एक तरफ राष्ट्रपति, दूसरे तरफ होने राज्यपाल है। दोनों की शक्तियों में कंपैरिजन यदि हम करते हैं तो लगभग सेम होती है, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंट होती है। ठीक है, तो क्या चीजें अलग है और क्या राज्यपाल की शक्तियां हैं, तो देख लेते हैं, और कितने टाइप्स की होती है ये सबसे पहले देखें। सबसे पहले यहाँ पर देखें राज्यपाल की जो शक्तियां हैं टोटल कितने टाइप्स की है या कितने यहाँ पर लिए हैं, तो 1 2 3 4 5 टोटल कितने हैं, 5 टाइप यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कौन सा है, तो सबसे फर्स्ट आएगा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ये गवर्नर। तो यहाँ पर राज्यपाल की शक्तियां, मतलब यहाँ पर राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, कार्यकारी का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, जिससे समस्त प्रकार की योजनाओं के तहत कोई भी काम को संचालित करते हैं या कोई भी काम करवाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी शक्तियां हैं जिनका राज्यपाल इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं कार्यकारी शक्तियां। इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, अभी केवल सबसे पहले शक्तियां कौन कौन सी है पहले ये देख लें। ठीक है, तो कार्यकारी शक्तियां सबसे पहले, ठीक है, और दूसरे नंबर पे है यहाँ पर विधायी शक्तियां। ठीक है, और विधायी शक्तियां क्या होती है इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आता है वित्तीय शक्तियां तीसरे नंबर पे, और वित्तीय शक्तियां मतलब वित्त मतलब पैसे से जुड़ी हुई शक्तियां। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे किस किस अनुच्छेद में ये वित्तीय शक्तियां दी गई है और क्या पावर है राज्यपाल का। ठीक है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के पावर की थोड़ी सी कंपैरिजन करके हम देखेंगे यहाँ पर, और फिर आगे देखते हैं यहाँ पर 4th नंबर पे, और चौथे नंबर पे देख लें न्यायिक शक्तियां। बहुत इंपॉर्टेंट शक्तियां होती है न्यायिक शक्तियां, इसके बारे में कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, एमपीपीएससी की तैयारी के मानस से करने वाले स्टूडेंट हो आप, तो आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होगा ये। और जिनकी एग्जाम अभी चल रही फिलहाल में संविदा वर्ग 3 की, उनके सिलेबस में भी यहाँ पर ये मिल जाएगा, और उनके लिए जीके के अंतर्गत ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ये है 4th न्यायिक शक्तियां, और 5th है 5वें नंबर पे यहाँ पर आपको मिलेगा विवेकाधीन शक्तियां। विवेकाधीन शक्तियां मतलब होता है कि राष्ट्रपति को अपने हिसाब से कोई भी काम करने की शक्तियां। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने स्व विवेक से कोई भी काम कर सकता है। इसी टाइप से राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास होती है विवेकाधीन शक्तियां। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, ठीक वैसे ही होता है राष्ट्रपति के लिए एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों के लिए कार्यकारी शक्तियां होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो राज्यपाल है, राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर 3 अनुच्छेद मैंने लिखा है। ठीक है, कितने 3 अनुच्छेद लिखे हैं, और इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेंगे ताकि हर एक चीज पूरा क्लियर हो जाएगी। राइट, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करें। सबसे पहले अनुच्छेद 164, अनुच्छेद को हम आर्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल, तो अनुच्छेद को आर्टिकल बोलो या फिर अनुच्छेद बोलो, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। राइट, तो अनुच्छेद 164
164। तो अनुच्छेद 164 क्या कहता है, या फिर आर्टिकल 164 क्या कहता है? आर्टिकल 164 ये कहता है कि राज्यपाल, यहां पर आप फोटो में देख लें, राज्यपाल को यहाँ पर शक्तियां हैं, अनुच्छेद 144 में, ये 64 में ये शक्तियां दी गई है कि राज्यपाल किसी भी, जिस स्टेट का राज्यपाल है वो उस स्टेट के सीएम की, मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकेगा। ठीक है, ये संविधान में प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 164 में कि कोई भी राज्यपाल अपने अपने स्टेट में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकेगा या फिर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, सीएम या मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहां पर ये कंप्लीट हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल मुख्यमंत्री की ही नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री के साथ में और भी बहुत सारे मंत्री हैं। ठीक है, अलग अलग विभाग में मंत्री होंगे, तो उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति भी करेगा कौन? राज्यपाल करेगा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्ति की जाएगी दूसरे मंत्रियों की भी। मंत्री परिषद में जो भी मंत्री है, मुख्यमंत्री और उनके साथ में कोई टीम, उनकी नियुक्ति करने का काम किसका है? तो राज्यपाल का है। राइट, लेकिन सीएम की नियुक्ति तो वो खुद करेगा, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य की हम बात करें, ठीक है, दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति सीएम के कहने पर या फिर सीएम की सिफारिश के अनुसार ये करेगा। ठीक है, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति किसके कहने पर करेगा? तो सीएम के कहने पर या फिर सीएम से डिस्कशन करने के बाद में ये नियुक्तियां होगी। ठीक है, तो सीएम के कहने पर या मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, ये बोल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से दो चीजें हैं अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 के फर्स्ट पॉइंट में यह दिया है कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और अगले दूसरे पॉइंट में दिया है कि राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा सीएम के कहने पर या फिर सीएम की सिफारिश पर। राइट, तो पहला पॉइंट यहां पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर देखें यहां पर 167 मतलब 167। अनुच्छेद 167 ये क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 167 ये कहता है कि यदि उन्होंने एक मंत्री परिषद बना दिया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दी है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है, तो अब ये जो मुख्यमंत्री है और बाकी जो अन्य मंत्री है, इनका सारा जो कामकाज है, इसका प्रशासनिक और विधायी पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी किससे मांगेगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल जानकारी मांगेगा किससे? सीएम से। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं कि राज्यपाल सीएम से, मतलब मुख्यमंत्री से जानकारी मांगेगा। ठीक है, तो जानकारी कैसी होगी? जानकारी मांगेगा। ठीक है, किससे? तो सीएम से। कैसी जानकारी? तो वो प्रशासनिक और विधायी जानकारी। ठीक है, दो प्रकार की जानकारी है, एक प्रशासनिक और एक विधायी जानकारी। मतलब प्रशासन किस तरीके से संचालित हो रहा है, उसमें कौन सा नियम जरूरी है या फिर क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, कौन सा विधेयक पारित करना है या फिर कुछ और करना है काम, तो उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी सीएम से कौन मांगेगा? तो राज्यपाल मांगेगा। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो 167 अनुच्छेद के तहत या 167 अनुच्छेद के तहत मांगेगा। राइट, अब फिर यहाँ पर आगे देखें तो कौन कौन सी जानकारी मांगेगा? तो प्रशासनिक, सबसे पहला बोलेंगे प्रशासनिक जानकारी, प्रशासनिक, और दूसरा इसी में ऐड कर दें विधायी, मतलब कौन से कानून बनाना है, कौन से नहीं बनाना है, किसको स्वीकृत करना है, नहीं करना है, ये किसके हाथ में होता है? तो ये राज्यपाल के हाथ में होता है। लेकिन ये सब कुछ किया जाता है मुख्यमंत्री के सलाह के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जानकारी मांगेंगे। तो साथ में यहाँ पर लिख देता हूं जानकारी कौन मांगेगा? तो राज्यपाल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 167 को याद रखना है। 164 में क्या है? नियुक्तियां हैं, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां हैं। उसके बाद में 167 में जानकारी मांगेगा। केवल इतना ही याद रखना है कि जानकारी मांगेगा किसमें? अनुच्छेद 167 में। राइट, केवल की पॉइंट आपको याद रखना है ताकि पूरी कहानी आपको याद रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे बढ़े अनुच्छेद 156 में, 356 में। अब ये अधिकतर लोगों को पता होगा, ये आपको भी पता होगा यदि आपने पहले पढ़ा है तो। ठीक है, अनुच्छेद 156 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 156 ये कहता है कि राज्य में प्रशासनिक तंत्र की विफलता या प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाने पर या प्रशासनिक तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाने पर
राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल अनुशासन का वो करेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार से रिक्वेस्ट करेंगे किससे, राष्ट्रपति से, कि हमारे राज्य में जो प्रशासनिक तंत्र है ये पूरी तरीके से विफल है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अनुशंसा कर सकते हैं कौन, राज्यपाल, और किससे करेंगे तो राष्ट्रपति से करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा लिखना यहाँ पर, प्रशासनिक तंत्र की अनुशंसा राष्ट्रपति से करेगा कौन, राज्यपाल। ठीक है, जितने भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये किन की बात कर रहे हैं, तो ये राज्यपाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर तीन चीजें यहाँ पर क्लियर होगी। 164 में नियुक्ति करेगा सीएम की, मतलब मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की। ठीक है, अब इसके बाद में 167 है जिसमें जानकारी मांगेगा, कौन मांगेगा, राज्यपाल मांगेगा। किससे मांगेगा, तो जिनको उन्होंने नियुक्त किया, मतलब सीएम से मांगेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री से मांगेगा। और किस टाइप की जानकारी मांगेगा, तो यहाँ पे प्रशासनिक जानकारी और विधायी जानकारी। ठीक है, और उसके बाद में कौन कौन से नियम बनाने की जरूरत है या फिर किन नियमों को हटाने की जरूरत है, ये यहाँ पर ये मांगेंगे। विधायी का मतलब होता है कानून। ठीक है, कानून सीधी भाषा में बोले तो इस तरीके से ये है 164, 167 और 356 केवल एक ही बात याद रखना है, राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। अब कौन करेगा, तो जहां पर लगाना है, भाई मान लो कि आपके घर की दिक्कत है तो गांव के जो मुखिया को बताना है, तो आपके घर का जो मुखिया होगा वही बताएगा गांव के मुखिया को। ठीक है, तो इस तरीके से आपके घर का जो मुखिया है वो कौन है, राज्यपाल है, और गांव का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। राइट, तो ये है राष्ट्रपति शासन। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां क्या होती है और राज्यपाल अपनी विधायी शक्तियों का इस्तेमाल किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पर है विधायी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां हमने पढ़ ली, अनुच्छेद 164, 67 और उसके बाद में 356, ये कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आएंगे अनुच्छेद। ठीक है, और विधायी शक्तियों की बात करते हैं अब हम यहाँ पर। विधायी शक्तियों में सबसे पहले अनुच्छेद को लेंगे 168। ठीक है, अनुच्छेद 168 पिछले क्लास में हमने पूरा डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, और उसमें क्या था, तो उसमें था विधायिका। ठीक है, या फिर विधान मंडल। तो विधायिका बोलो या फिर राज्य का विधानमंडल बोलो, तो किसमें दिया गया है, तो वो दिया गया है अनुच्छेद 168 में। ठीक है, और इसमें यह कहा गया है राज्यपाल के बारे में कि अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल विधायिका का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, राज्यपाल विधायिका का अभिन्न अंग होता है। अब ये कैसे, तो याद करें उस डायग्राम को जहां पर हमने इस तरीके से बनाया था कि यहां पर क्या है, विधानमंडल है। क्या है, विधानमंडल या फिर विधायिका। ठीक है, अब ये विधायिका है तो इसके 3 अंग है। 3 अंग कौन कौन से होते हैं, एमपी में केवल 2 ही है, लेकिन हर अलग अलग किसी राज्यों में 3 भी होते हैं। ठीक है, तो 7 ऐसे स्टेट है जिसमें 3 है, लेकिन एमपी में 2 ही है। तो अभी तीनों की बात कर लें और फिर बात करेंगे 2 की। ठीक है, तो यहाँ पर 168 में क्या है, विधायिका है, 168 में विधायिका है, और वहीं हम बात करेंगे तो यहाँ पर है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल ये। अब राज्यपाल के बाद में फिर यहाँ पर देख लें तो विधानसभा आ जाएगी। ठीक है, विधानसभा ये है, और फिर आएगा विधान परिषद। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 अंग होते हैं, लेकिन एमपी में केवल 2 ही है, विधान परिषद एमपी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राज्यपाल है, ये राज्यपाल किसमें है, तो 153 में है। ठीक है, 153 ये क्या है, राज्यपाल है। और यहाँ पर ये जो विधानसभा बोलो या फिर विधानसभा यहाँ पर कौन से नंबर पे है या फिर किस अनुच्छेद में है, तो ये है विधानसभा कहाँ पर है, 170 में। अनुच्छेद 170 में विधानसभा है, और 153 में राज्यपाल है, और 168, 169, 167 इनको क्रम से याद रखना है। ये क्या है, बीच में मैंने लिखा, ये है विधानमंडल बोलो या फिर विधायिका। ठीक है, विधानमंडल। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको थोड़ा सा याद रखना है क्रम से। हालांकि ये पहले बहुत डिटेल में हमने पूरा डिस्कस किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता दिया है। 168 विधानमंडल, 169 विधान परिषद और 170 विधानसभा। ठीक है, जो एमपी में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। राइट, उसके बाद में राज्यपाल 153 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो विधायिका या फिर विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन है, तो राज्यपाल है। और यही बात यहाँ पर बोली गई है अनुच्छेद 168 में कि राज्यपाल विधायिका का अभिन्न अंग होता है।
राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद में फिर देखें अनुच्छेद 333 अनुच्छेद 333 में क्या बोला गया है। अनुच्छेद 333 में ये बोला गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, फिर से सुने एक बार, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा एक एंग्लो इंडियन या फिर एंग्लो इंडियन समुदाय का एक व्यक्ति या एक सदस्य मनोनीत किया जाएगा। मतलब उसका चुनाव नहीं होगा, सीधे निर्वाचित किया जाएगा, फिर चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है अनुच्छेद 333 ने, और इसका केवल एक ही सदस्य होगा विधानसभा में। ठीक है, जबकि केंद्र में, लोकसभा में इनमें अलग अलग संख्या है। ठीक, और उसके बाद में ये बात किसकी हो रही, विधानसभा में। और क्या होता है, तो मनोनयन किसके द्वारा होता है, तो राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर यह एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए एक प्रकार से रिजर्वेशन मान सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे बात करें कि अनुच्छेद 213 पे, तो याद करें यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करें, किसकी, राष्ट्रपति की। तो अनुच्छेद 123 तो अनुच्छेद 123 में क्या है, राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति यहाँ पर दी है। तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी है। तो इसी टाइप से यहाँ पर ये जो अनुच्छेद 213 है, ये किसके लिए है, तो ये राज्यपाल के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ये। अब अध्यादेश कब जारी करते हैं और कब नहीं करते हैं, इसके बारे में भी केवल शॉर्टकट में बोले, जब विधानसभा सत्र में ना हो, या फिर केंद्र लेवल पर बोले, या फिर पूरे देश के लिए बोले, जब संसद सत्र में ना हो, उस टाइम राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। और राज्यपाल के लिए बोले तो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। ठीक है, तो 213 याद रखना है। यहाँ पर 123 है, इसी 123 को, ये 2 है, इसको आगे उठा के रख लें और 13 तक ऐसा लिख लें यहाँ पर, तो ये 213 बनता है। ठीक है, 123 राष्ट्रपति के लिए और 213 राज्यपाल के लिए। ठीक है, 213 राज्यपाल। ठीक है, इन दोनों की अध्यादेश जारी करने की ये शक्ति है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीनों अनुच्छेद हुए। 168 राज्यपाल विधायिका का अभिन्न अंग होगा, और 333 एंग्लो इंडियन के लिए एक सदस्य मनोनीत होगा, और ये 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 कंप्लीट हुआ। एक कार्यकारी शक्तियां जो पहले देखी हमने, उसके बाद ये हुई विधायी शक्तियां जो आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद फिर देखें वित्तीय शक्तियां। चलिए अब आगे देखें यहाँ पर, और अब तीसरे नंबर पे क्या है, वित्तीय शक्तियां। ठीक है, वित्तीय शक्तियां का मतलब ये है कि पैसे या रुपए पैसे से जुड़ी हुई शक्तियां। ठीक है, तो किस टाइप की शक्तियां होगी, वित्तीय शक्तियां कौन सी होगी, तो इसमें एक ही बात आपको ध्यान रखना जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सी है, वो है अनुच्छेद 202। ठीक है, अनुच्छेद 202। तो ये 202 जो अनुच्छेद है, ये मध्य प्रदेश या फिर किसी भी स्टेट के बजट की बात करता है। ठीक है, और राज्यपाल के अधिकार की बात करता है कि बजट पर राज्यपाल का क्या अधिकार है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर 202 में ये बोला गया है कि राज्यपाल बजट रखवाएगा। अब राज्यपाल बजट कहाँ पर रखवाएगा और किसके द्वारा रखवाएगा, इसकी हम बात करें तो अभी थोड़े टाइम पहले मध्य प्रदेश में बजट को प्रस्तुत किया गया या बजट लाया गया। ठीक है, जगदीश देवड़ा के द्वारा, और राज्यपाल कौन थे, तो मंगू भाई पटेल। ठीक है, ये थे। तो अब यहाँ पर मंगू भाई पटेल के द्वारा ये कहा गया, किससे, जगदीश देवड़ा जो कि वित्त मंत्री हैं। ठीक है, उनको ये कहा कि आप विधानसभा में बजट को प्रस्तुत करें। और बजट होता क्या है, तो बजट पूरे वित्तीय वर्ष का, एक वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। ठीक है, आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, जो कि हमने पहले पूरा कंप्लीट पढ़ा है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है बजट का, तो आप इसी चैनल पर, स्टडी राज 25 चैनल पर जाकर जरूर देखें एक बार, पूरा डिटेल में आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर राज्यपाल के अधिकारों की बात कर रहे हैं, शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर वही देखेंगे हम। ठीक है, बाकी पटरी चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 202 और राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की बात के बारे में। अनुच्छेद 202 में ये बोला है कि कोई भी, किसी भी स्टेट का राज्यपाल
बजट को रखवाएगा तो कहां पर रखवाएगा, तो ये रखवाएगा कहां पर, विधानसभा में। कहां पर, विधानसभा में। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राज्यपाल द्वारा बजट रखवाया जाएगा कहां पर, तो विधानसभा में। और किसके द्वारा, तो वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री के द्वारा, के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ ये चीजें हैं, कितनी है, 1 2 3 और एक अनुच्छेद, ये 4 से 5 चीजें यहाँ पर इसमें आपको याद रखना है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, राइट। और अब फिर इसके बाद में फिर हम बात करेंगे न्यायिक शक्तियों के बारे में। ठीक है, न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में विवेकाधीन शक्तियां। अब न्यायिक शक्तियां क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ये लिख ले, कॉपी में नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लें। लेते हैं 4th नंबर पे, और 4th नंबर पे क्या है, न्यायिक शक्तियां। ठीक है, 4th नंबर पे न्यायिक शक्तियां हैं। तो यहाँ पर देखें, इनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है न्यायिक शक्तियों में, वो यहाँ पर 3 चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले अनुच्छेद 161, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी स्टेट का राज्यपाल या गवर्नर उस स्टेट की राज्य सूची और संमति सूची पर कानून बना सकता है और समाधान की शक्ति का उपयोग कर सकता है। ठीक है, मतलब राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय दिए हैं उन पर राज्यपाल कानून बना सकता है, और संवर्ती पर राज्यपाल कानून बना सकता है। संवर्ती पर हालांकि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति भी बना सकते हैं, ठीक है, कानून, और राज्यपाल भी बना सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है, एक राज्य सूची के विषय पर और एक संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाना, ये किसका अधिकार है, किसकी शक्ति है, तो ये है राज्यपाल की शक्ति, राइट। और इसी के साथ में यहाँ पर एक वर्ड लिखा, समाधान। ठीक है, जो कोई अपराधी होता है या फिर जिसको कोई पनिशमेंट मिली हुई है, उस पर क्षमा करना या नहीं करना, ये अधिकार भी किसके पास है, ये है राज्यपाल के पास में। तो राज्यपाल के पास में शक्ति है कि क्षमा करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है इन दोनों विषय पर। ठीक है, राज्य सूची, संमति सूची और समाधान की शक्ति, ये किसके पास, राज्यपाल के पास है। और उसके बाद फिर देखें हम यहाँ पर, तो फिर है अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 ये क्या कहता है, तो ये हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर बात करता है। अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि कोई भी राज्यपाल या किसी भी स्टेट का राज्यपाल अपने स्टेट के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से परामर्श करेगा या फिर परामर्श राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, हालांकि नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन परामर्श देने का काम कौन करेगा राष्ट्रपति को, तो ये करेंगे ये राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति को परामर्श कौन देगा, तो ये देंगे राज्यपाल। ठीक है, ये जो पूरी बात हम किसकी कर रहे हैं, राज्यपाल की कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद लास्ट में देख लेते हैं 233, अनुच्छेद 233 ये क्या करता है, तो अनुच्छेद 233 में राज्यपाल खुद, राष्ट्रपति के परामर्श की जरूरत नहीं होती, राष्ट्रपति से पूछने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है कि वह जिला न्यायालय या फिर सत्र न्यायालय, जिले में 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं, या तो जिला न्यायालय होगा या फिर सत्र न्यायालय। ठीक है, तो इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल खुद करता है, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेने के बाद। ठीक है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेने के बाद में राज्यपाल अनुच्छेद 233 के तहत जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर राज्यपाल की शक्तियां हमने पूरी पढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पर विवेकाधीन शक्तियां ये है, लेकिन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला जो उससे क्लास रहेगी या फिर अगला वीडियो बनेगा उसमें आपको नॉर्मल तरीके से इसको बता दूंगा, क्लियर थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो शक्तियां थी या जो पावर थी वो कौन सी थी, वो ये थी कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, जो हमने यहाँ पर एक एक चीज पूरा कंप्लीट की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज को ऐसा समझना है और रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। और मानसिक आप एमपीपीएससी या फिर पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो है ये। और यदि यहाँ पर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, आपको लगा है कि हाँ हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉफिटेबल है, तो जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।